जय हिंद बच्चों। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज से हम शुरुआत करेंगे समाजशास्त्र के कक्षा 12 के बुक के साथ। इस सीरीज में हम आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र के सभी पाठों को हल कराएंगे, उसकी विस्तृत जानकारी देंगे और साथ ही अभ्यास प्रश्न को भी दोहराएंगे, ताकि आप यूपी बोर्ड 2023-24 में अच्छे अंक से अपने आप को गौरवान्वित कर सकें और पास हो सकें। तो ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, समाजशास्त्र को अगर जानना हम शुरुआत करें तो सबसे पहले देखेंगे समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और शास्त्र, जिसमें हम समाज का अध्ययन वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। जिस विषय में वही समाजशास्त्र है। इस समाजशास्त्र के विषय में आपको अब पढ़ना है भारतीय समाज के बारे में, भारत के समाज के बारे में, जो आपका पहला चैप्टर है भारतीय समाज का परिचय। तो अब हम इस परिप्रेक्ष्य से आगे बढ़ेंगे भारतीय समाज के परिचय की तरफ। तो भारत के समाज को जानने से पहले हम इसके इतिहास को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि किसी के वर्तमान को समझने के लिए उसके अगर इतिहास को हम जान गए तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम वर्तमान भी समझ जाएंगे। तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ही भारतीय समाज की जो लिपिबद्ध तरीके से उसे लिख दिया गया था, भारतीय समाज को लिखा गया था। अनेक ऐसे ग्रंथ हैं, अनेक ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें ये जानने को मिलता है। और समाज का हम व्यवस्थित और अध्ययन जो है वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, तो वही जो है समाजशास्त्र कहता है। तो भारतीय समाज को अगर हम व्यवस्थित रूप से देखें तो भारतीय समाज को हम दो तरीकों से बांट सकते हैं। पहला जो है एक दार्शनिक आधार पर बांटेंगे, दार्शनिक आधार पर हम भारतीय समाज को बांट सकते हैं। दूसरा संगठन के आधार पे। अब इसे हम धीरे धीरे समझते हैं कि क्या भारतीय समाज है और उसे हम किस दो आधार पे बांटेंगे। तो दार्शनिक आधार का अर्थ होता है जो दार्शनिकों ने, जो उस समय के विद्वानों ने नियम दिए, जो संस्कार दिए, जो सभ्यता दी, उसके आधार पर हम भारतीय समाज को देखेंगे। और दूसरा है संगठन के आधार पे, यानी संरचना के आधार पे, कि किस हिसाब का संरचना था, उस हिसाब से भारतीय समाज को देखेंगे। तो दार्शनिक आधार आगे देखेंगे। तो पहला है धर्म। सभी लोग जानते थे कि उस समय हिंदू धर्म की बहुलता थी, भारत में हिंदू धर्म पाया जाता था। आर्य लोग भी थे, ऐसा इतिहासों में साक्ष्य मिलता है कि आर्य लोग भी थे। कई प्रकार के फिर धीरे धीरे मुस्लिम आक्रमण हुए, मुस्लिम लोग आए, उसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, जिसके दौरान उपनिवेशवाद का जो है जन्म हुआ। तो इस तरह करते करते भारत आगे बढ़ा, जिसमें कि पहले वैदिक सभ्यता थी, उसके बाद मध्यकाल आया जिसमें कि नए नए लोग आए, फिर उसके बाद उपनिवेश काल आया जिसमें अंग्रेज आए, मध्यकाल के समय मुगल आए और वर्तमान समय में अंग्रेज आए। उसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिली। उसी स्वतंत्रता के दौरान उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं उत्पन्न हुई भारत के साथ। तो ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। उसके बाद पुरुषार्थ। प्राचीन समय में क्या पुरुषार्थ था? पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 बातें थी पुरुषार्थ में, जो वैदिक परंपरा के अनुसार चलता था। फिर कर्म और पुनर्जन्म। इस आधार पे भारतीय समाज को बांटा गया कि जो जैसा कर्म करेगा उस हिसाब से उसका फिर से अगली योनि में जन्म होगा। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो फिर से मानव जीवन में परिवर्तित होंगे, मानव जीवन पाएंगे। अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो फिर से किसी अन्य योनि में आपका जन्म होगा। इस आधार पे था भारतीय समाज। ऋण तथा यज्ञ। ऐसा माना जाता था प्राचीन समय में कि हर व्यक्ति के ऊपर 5 प्रकार के ऋण होते हैं, जिसका निवारण, जिसको उतारने के लिए हमें 5 प्रकार के यज्ञ करने होते थे, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण,
पितृ ऋण, जिस पिता ने जन्म दिया है हमें, अतिथि ऋण और भूत ऋण। सुनने में थोड़ा अजीब है भूत ऋण, लेकिन जो हमारे पूर्वज और जिनकी मृत्यु हो गई है उनके कर्मों को, उनके ऋण को उतारने के लिए भूत ऋण दिया जाता था। प्राचीन समय में ये चीज़ें थी, आज भी पूजा पाठ होता है। और उसके बाद आता है संस्कार। संस्कार 16 संस्कार थे, आप सभी लोग जानते हैं। मनुस्मृति के अनुसार 16 संस्कार थे। मनुस्मृति एक हिंदू ग्रंथ है जिसको प्राचीन समय में लिखा गया था। तो इस प्रकार हम दार्शनिक आधार में बांट सकते हैं, जिसमें धर्म, पुरुषार्थ, कर्म एवं पुनर्जन्म, ऋण तथा यज्ञ और संस्कार जैसी बातें थी, जिसके आधार पर भारतीय समाज को बांटा गया। उसके बाद अगर संगठन के आधार पर देखें तो संगठन के आधार पर सबसे पहला जो व्यवस्था आता है वर्ण व्यवस्था आता है। वर्ण व्यवस्था क्या था? उस समय वर्ण व्यवस्था के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्ण में बटा था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण को जो है ब्रह्मा जी के मुख द्वारा बताया गया है मनुस्मृति में कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख द्वारा, क्षत्रिय उनके सीने द्वारा, वैश्य उनके उदर यानी पेट द्वारा और शूद्र उनके पैरों द्वारा जन्म लिए हैं। और भारतीय समाज में ब्राह्मण को सबसे उच्च स्थान, जो ज्ञान का काम करते थे। क्षत्रिय उससे थोड़ा सा नीचे, जो रक्षा का काम करते थे, सैन्य विभाग को देखते थे। वैश्य का काम था पूरे समाज का भरण पोषण करना, अन्न उपजाना, पशुपालन करना, इस प्रकार का दुकानें खोलना। और शूद्र का काम था चारों समाज की सेवा करना, अपने से ऊपर समाज की सेवा करना और उनके रहमो करम पे, उनके दिए हुए वस्तुओं पे जिंदा रहना। तो इस तरह वर्ण के हिसाब से बदला हुआ था समाज। आश्रम व्यवस्था की बात की जाए तो उस समय आश्रम व्यवस्था भी 4 रूपों में जो है बटा हुआ था, जिसमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था, जो बाल्य अवस्था से 25 वर्ष तक की अवस्था में था। फिर गृहस्थ आश्रम था, 25 वर्ष के बाद व्यक्ति की शादी की जाती थी। फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, फिर उसके बाद संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ में जो व्यक्ति दान पुण्य का काम करता था, और संन्यास आश्रम में वो अपने सांसारिक जीवन से, गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने के बाद प्रभु और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। इसके बाद जाति व्यवस्था थी, लोग जाति के आधार पर भी बटे थे। और संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें लगभग 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां हों, ऐसा परिवार संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो इस प्रकार भारतीय समाज प्राचीन रूप से बटा हुआ था। यानी हमने बताया कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था में बटा हुआ था, धर्म, कर्म, पुरुषार्थ पे बटा हुआ था। तो इस तरह प्राचीन अवस्थाएं आई। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है उपनिवेशवाद। क्या होता है उपनिवेशवाद? हमने पहले ही आपको बताया कि भारतीय समाज में पहली जो अवस्था थी वो वैदिक अवस्था थी। उसके बाद धर्म युग आया, उसके बाद मध्यकाल आया। मध्यकाल में मुस्लिमों का राज्य था, मुस्लिम आक्रमणकारी आए। उसके बाद आया मध्य युग। मध्य युग के बाद जो है वर्तमान का युग आया, जिसमें अंग्रेज़ों ने जो है आक्रमण किया भारत पे। अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया 1600 ईस्वी में। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। इससे पहले सन 1498 में पुर्तगाली था एक, वास्को डी गामा, जिसने समुद्री मार्गों की खोज कर ली थी। वास्को डी गामा ने उसी रास्ते से जो है अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए व्यापार करने। अगर हम इतिहास की जानकारी रखते हैं थोड़ी बहुत, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले अंग्रेज आए यहाँ पर व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद यहीं पर रुक गए और यहाँ पे अपना अधिकार कर लिया, शासन जमा लिया। उपनिवेशवाद सेम इसी से है।
उपनिवेशवाद का अर्थ होता है जब कोई साम्राज्य किसी अन्य साम्राज्य पर या किसी अन्य देश पर अधिकार कर लेता है, जबरदस्ती अधिकार कर लेता है, और उसके द्वारा जो प्रदत्त संसाधन है, उस देश के प्राकृतिक संसाधन हैं, उसको जब ले लेता है अपने पास, उसका दोहन करने लगता है, वही प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। अगर भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत की बात करें तो ये प्लासी के युद्ध के दौरान हुआ, जो 1757 में हुआ। प्लासी का युद्ध, हालांकि वो 1600 में आ चुके थे, लेकिन धीरे धीरे समझने में, अपना अधिकार जमाने में प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर पूरी तरह से कब्जा किया, पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया, और यहीं से उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ। एक बार फिर से उपनिवेशवाद को समझते हैं कि उपनिवेशवाद का अर्थ है कि किसी भी साम्राज्य या किसी भी बलशाली देश द्वारा किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेना, वही उपनिवेशवाद है। तो अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्जा किया प्लासी के युद्ध के बाद, और वहीं से उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई भारत में। आगे बढ़ते हैं। तो उपनिवेशवाद का अर्थ अगर समझें तो किसी समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी निर्बल देश को अपने अधीन कर लेना, और उसके बाद उस देश के प्राकृतिक संसाधन, जैसे वहाँ की नदियाँ, वहाँ के भूमि, वहाँ के धन, वहाँ के अनाज का उपभोग करना, शक्तिपूर्वक उपभोग करना ही उपनिवेशवाद है। और भारत में इसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध के बाद हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुता स्थापित करने के साथ ही उपनिवेश का प्रादुर्भाव हुआ। जो उपनिवेशवाद है वो आया भारत में, और स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद यहाँ से उपनिवेशवाद का अंत हुआ। और इसी काल को अगर हम कहें, प्लासी के युद्ध के बाद और भारत को आज़ादी मिलने के समय, यानी उसे 1800 से 1947 का जो समय है बीच का, उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। आपका बहुविकल्पी में प्रश्न बन सकता है कि औपनिवेशिक काल क्या है, या औपनिवेशिक काल कब से कब है। तो हम 1800 से 1947 तक इसे मानेंगे, या अंग्रेजी शासन को भी हम औपनिवेशिक काल कह सकते हैं। तो इस तरह जब उपनिवेश स्थापित हो गया भारत में, आई होप आप सबको उपनिवेश समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जब उपनिवेश स्थापित हुआ, लोगों पर अंग्रेज़ों ने अत्याचार करने लगा, अंग्रेज अत्याचार करने लगे। इस वजह से धीरे धीरे भारतीय लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत होने लगा, आज़ादी की जो है चाह होने लगी कि नहीं, अब हमें आज़ाद होना है। तब लोगों ने एकजुट होना शुरू कर दिया, यानी हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक काल ने भारत को पहली बार एकीकृत किया, यानी लोगों को जुटाने लगा, एकजुट किया उपनिवेश काल ने। ठीक है, तो एक प्रश्न उठ सकता है कि किसने भारत को एकीकृत किया, तो हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक काल ने। फिर उपनिवेशवाद के वजह से ही नए वर्ग और समुदाय का उदय होने लगा, और सब मिलकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए, जिसका पहला स्वरूप हमें 1857 की क्रांति के रूप में मिला। 1857 की क्रांति जो ही उस रूप में मिला। और अगली जो हमारी परिभाषा है वो है राष्ट्रवाद। जब लोग एकजुट हुए तो लोगों के दिल में जो भावना उत्पन्न हुई अपने साम्राज्य को आज़ाद करने की, अपने आप को उस गुलामी से तोड़ने की, तो यही भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हेडिंग है वो राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद जो है उपनिवेशवाद की ही देन है। लोग अगर गुलाम नहीं होते तो उनमें आज़ाद होने की भावना नहीं होती, यानी राष्ट्र के प्रति कोई प्रेम न होता, तो उपनिवेशवाद की वजह से राष्ट्रवाद की भावना जो है उत्पन्न हुई, लोगों में आज़ादी की भावना उत्पन्न हुई और किसी पराधीन जो है देश से, अंग्रेजों से जो है गुलामी से हटने के लिए जो संघर्ष उत्पन्न हुआ, जो लोगों में विद्रोह हुआ, उसी जो भावना है, वो जो संघर्ष की भावना है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहेंगे। अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा को हम देखें तो राष्ट्रवाद से तात्पर्य अपने देश के प्रति प्रेम या निष्ठा की उस भावना से है। देश के प्रति प्रेम या निष्ठा की उस भावना से है जो उस राष्ट्र के नागरिकों को अन्य लोगों से अलग रखता है। यानी अगर भारत के नागरिक हैं तो वो अंग्रेज़ों से अलग रहेंगे कि हमें भारत के लिए आज़ादी चाहिए, हम भारत को आज़ाद करना चाहते हैं। तो जो यही भावना है, यही राष्ट्रवाद है, जिसमें व्यक्ति अपना जाति, धर्म और क्षेत्र को भूलकर केवल संपूर्ण राष्ट्र को, यानी केवल भारत को जब देखता है तो वो राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। तो इस तरह राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। अब राष्ट्रवाद के उदय की अगर बात करें तो आपको हमने समझा चुका है, लेकिन एक बार फिर आपको बताते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय औपनिवेशिक काल में माना जाता है। राष्ट्रवाद का उदय सामाजिक एवं राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक शोषण से मुक्ति के रूप में हुआ। जो अंग्रेजों ने शोषण किया है उससे मुक्त होने के लिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी। ब्रिटिश नीतियों के प्रति असंतोष की भावना, अंग्रेजों का भेदभाव, भारतीयों में फूट डालो राज करो की नीति भी राष्ट्रवाद के विकास में सहायक रही। ये सारी नीतियाँ जो अंग्रेजों की थी, इन सब से तंग आकर लोगों में एकता उत्पन्न हुई भारत को स्वतंत्र कराने की। इसके अतिरिक्त जो है पश्चिमी शिक्षा, परिवहन एवं संसार माध्यम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण की भावना राष्ट्रवाद के उत्थान में अहम भूमिका रही, जिसमें हम कई देशभक्तों का, कई विचारकों का नाम लिख सकते हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, अन्य लोगों का सहयोग रहा इन सब कार्य को और जागृत करने में, लोगों तक पहुंचाने में। तो इस तरह हम राष्ट्रवाद को देख लिए। अब एक टॉपिक आता है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता क्या होती है भाई, समझते हैं। तो जिस हम राष्ट्र में रह रहे हैं, वहाँ के हम नागरिक हैं, ये हमारी राष्ट्रीयता है। अगर हम खुद को ले लें, आप को ले लें, तो हम भारत में रह रहे हैं, इस वजह से भारत हमारी क्या हो गई, राष्ट्रीयता है। हमारी राष्ट्रीयता क्या है कि हम भारतीय हैं। यानी राष्ट्रीयता किसी भी व्यक्ति और राज्य के मध्य कानूनी संबंध होता है। राष्ट्रीयता राज्य को व्यक्ति के ऊपर एक अधिकार प्रदान करता है, यानी राज्य का हमारे ऊपर अधिकार है और हमारा भी राज्य के ऊपर कुछ अधिकार है, और इसके बदले राज्य व्यक्ति को सुरक्षा एवं अन्य सुविधा लेने का अधिकार देता है। यानी भारत हमें सुरक्षा देता है अन्य लोगों से, और कुछ अधिकार भी देता है, जैसे मौलिक अधिकार हमारे हो गए, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, कानूनी संबंधी अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया। तो ये सब अधिकार जो है हमें राज्य देता है, राष्ट्र देता है, और इसके बदले हम उस राष्ट्र से संबंधित हैं। जो हमारा कानूनी जो है संबंध है वही राष्ट्रीयता है। अगर हम जिस राष्ट्रीयता को से संबंधित रहेंगे, जैसे हम भारत से संबंधित है तो हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है, कोई अमेरिका से संबंधित है तो उसकी अमेरिकन राष्ट्रीयता है, कोई रूस से संबंधित है तो उसका राष्ट्रीयता रूसी है। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक है वो है वर्ग। वर्ग क्या होता है,
और समुदाय, इस बात को अब हम आगे जो है पढ़ेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले भाग में हम आपको वर्ग, समुदाय और समाजशास्त्र के कुछ विषयों से संबंध को बताएंगे। इस टॉपिक में हमने पढ़ा है भारतीय समाज का परिचय, जो प्राचीन काल का परिचय है। उसके बाद उपनिवेशवाद को हमने जाना, राष्ट्रवाद को जाना और राष्ट्रीयता को जाना। हम आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा रिप्लाई करके समझा सकें, और कोशिश करिए आप नोट्स बनाते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।